ये चैप्टर हमारी स्टोरी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब तक पूरी स्टोरी राजनीतिक धोखे, सिंहासन की लड़ाई और एड्रिक की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी के आसपास घूम रही थी। लेकिन इस चैप्टर के साथ स्टोरी का दरवाजा कुछ बहुत बड़े रहस्य की तरफ खुलता है। कुछ ऐसा जो बेहद प्राचीन है, कुछ ऐसा जो वैलेरियस किंगडम के बनने से भी बहुत पहले से किसी का इंतजार कर रहा था। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछले चैप्टर का अंत हुआ था। पिछले चैप्टर में एल्ड्रिक ने किंगडम की सीमा पर खड़े होकर उन सभी लोगों से बदला लेने की कसम खाई थी जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया था। वो एक बहुत ही दमदार डिक्लेरेशन था, ऐसी कसम जो आमतौर पर पूरी दुनिया बदल देती है। लेकिन कुछ भी नहीं होता। न आसमान में बिजली चमकती है, न कोई डिवाइन ब्लेसिंग आती है, न ही कोई रहस्यमय ताकत उसके सामने प्रकट होती है। पूरा जंगल बिल्कुल शांत रहता है। सिर्फ एक ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर निकल जाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद एल्ड्रिक खुद पर हंसने लगता है। उसे लगता है कि शायद वो सच में पागल हो चुका है। आखिर उसने अभी अभी पूरी दुनिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। लेकिन उसके पास है क्या? न कोई आर्मी, न कोई वेपन, न खाने का सामान, न कोई अलाई, न कोई घर। उसके पास सिर्फ 10 सिल्वर कॉइन्स हैं और एक टूटा हुआ दिल। अगर सच कहा जाए तो उसका सपना लगभग नामुमकिन लगता है। अगर किसी ने उसकी कसम सुन ली होती तो शायद वो उसका मजाक उड़ाता। और सबसे दिलचस्प बात, एल्ड्रिक खुद मानता है कि शायद वो लोग सही ही होते। यही हमें पता चलता है कि गुस्से में होने के बावजूद उसने रियलिटी से अपना रिश्ता पूरी तरह नहीं खोया है। उसे अच्छी तरह पता है कि उसकी हालत कितनी खराब है। लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। वो आगे बढ़ता रहता है। जैसे जैसे एल्ड्रिक जंगल के और अंदर जाता है, वैसे वैसे आसपास का माहौल बदलने लगता है। शुरुआत में तो वो एक सामान्य जंगल जैसा ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब महसूस होने लगता है। पेड़ पहले से कहीं ज्यादा विशाल दिखाई देने लगते हैं। हवा भारी महसूस होने लगती है। और सबसे अजीब बात, मैजिकल बीस्ट्स की आवाजें धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। जबकि ये इलाका खतरनाक मॉन्स्टर्स से भरा हुआ माना जाता है। ऐसे में ये सन्नाटा बिल्कुल भी सामान्य नहीं लगता। ऐसा महसूस होता है मानो इस जगह से हर जीव जानबूझकर दूर रह रहा हो, जैसे पूरा जंगल किसी बड़े रहस्य की रखवाली कर रहा हो। कई घंटों तक चलते रहने के बाद एल्ड्रिक को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। घनी बेलों और काई के नीचे उसे एक प्राचीन पत्थर की सड़क के निशान दिखाई देते हैं। ज्यादातर हिस्सा समय के साथ टूट चुका था, लेकिन कुछ टुकड़े अब भी बचे हुए थे। इसे देखकर एल्ड्रिक के मन में एक सवाल उठता है। आखिर किंगडम के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक के बीचों बीच सड़क किसने बनाई होगी? उसकी क्यूरियोसिटी उसकी थकान से ज्यादा मजबूत साबित होती है। इसलिए वो उस भूली हुई सड़क का पीछा करने लगता है। कुछ समय बाद वो सड़क उसे एक टूटे हुए पहाड़ तक ले जाती है, या यूं कहें, एक ऐसे पहाड़ के अवशेष तक जिसका आधा हिस्सा बहुत पहले ढह चुका था। और उसी टूटे हुए हिस्से के अंदर कुछ छिपा हुआ था। एक विशाल पत्थर का गेट। उस गेट पर बहुत पुरानी नक्काशियां बनी हुई थीं। समय के साथ उनमें से लगभग सब मिट चुकी थीं। लगभग, क्योंकि एक सिंबल अब भी पूरी तरह सुरक्षित था। एक विशाल वृक्ष जिसकी जड़ें पूरे गेट में फैली हुई थीं और जिसकी शाखाएं आसमान की तरफ बढ़ रही थीं। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वो धरती और स्वर्ग को आपस में जोड़ रहा हो। जैसे ही एल्ड्रिक उस सिंबल को देखता है, कुछ अजीब होता है। उसके सीने में एक गर्माहट फैलने लगती है। वो दर्द नहीं था, वो डर भी नहीं था, बल्कि वो एहसास बेहद परिचित लगता था। जैसे वो किसी ऐसी जगह पहुंच गया हो जहां वो पहले भी आ चुका हो। एल्ड्रिक खुद समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जितना वो गेट के करीब जाता है, उतना ही वो एहसास और मजबूत होता जाता है। और तभी उसे एक बेहद अजीब बात समझ आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो इस जगह को खोज रहा है, बल्कि ऐसा महसूस होता है मानो ये जगह बहुत लंबे समय से उसी का इंतजार कर रही थी।
जैसे गेट के दूसरी तरफ मौजूद कोई चीज उसका स्वागत कर रही हो। एल्ड्रिक उस विशाल गेट के सामने खड़ा होकर उसे ध्यान से देखता है, लेकिन उसमें कोई कीहोल तक नहीं था, यानी उसे खोलना लगभग असंभव लगता था। जिज्ञासा में वो अपना हाथ बढ़ाकर उस प्राचीन नक्काशी को छूता है। पत्थर बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ देर बाद एल्ड्रिक गहरी सांस लेकर कहता है, शायद चमत्कार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। और फिर वो वापस मुड़ने लगता है, लेकिन उसी पल किस्मत अपना खेल दिखाती है। उसके पैर के नीचे पड़ा एक टूटा हुआ पत्थर अचानक खिसक जाता है। उसका संतुलन बिगड़ जाता है और गिरते समय उसका हाथ उस नक्काशी पर बुरी तरह रगड़ खा जाता है। उसकी हथेली पर एक गहरा घाव खुल जाता है। खून की कुछ बूंदें सीधे उस वृक्ष वाले सिंबल पर गिरती हैं। शुरुआत में कुछ भी नहीं होता, फिर सब कुछ बदल जाता है। वो वृक्ष हल्की सुनहरी रोशनी से चमकने लगता है। एल्ड्रिक वहीं का वहीं जम जाता है। उसकी आंखों के सामने खून पत्थर पर नहीं रुकता, बल्कि पूरी तरह उसके अंदर समा जाता है, मानो वो गेट खुद जिंदा हो। अचानक पूरी धरती कांपने लगती है। पूरा पहाड़ जोरों से हिलने लगता है। पुरानी दरारों से धूल निकलने लगती है। विशाल चट्टानें नीचे गिरने लगती हैं। सुनहरी रेखाएं पूरे गेट में फैल जाती हैं, मानो किसी जीवित प्राणी की नसें चमक रही हों। हजारों साल से सोया हुआ वो स्ट्रक्चर आखिरकार जाग चुका था। और तभी आता है इस चैप्टर का सबसे रहस्यमयी पल। एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन एल्ड्रिक उसे अपने कानों से नहीं सुनता, बल्कि वो शब्द सीधे उसकी आत्मा के अंदर गूंजते हैं। वो प्राचीन आवाज शांत स्वर में कहती है, ब्लडलाइन कन्फर्म्ड, अथॉरिटी कन्फर्म्ड, लास्ट ट्रू हेयर कन्फर्म्ड। ये आखिरी शब्द सुनकर एल्ड्रिक पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। लास्ट ट्रू हेयर, 1000 साल पुरानी जगह उसकी पहचान के बारे में कैसे जान सकती है? जब पूरे किंगडम ने उसे ठुकरा दिया, तो ये जगह उसे कैसे पहचान गई? निर्वासन के बाद पहली बार कोई ऐसी ताकत उसके सामने आई थी जिसने उस सच को स्वीकार किया जिसे पूरी दुनिया ने झुठला दिया था। वो आवाज आगे बोलती है। वो कहती है कि सारी जरूरी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। और फिर वो एक ऐसा रहस्य बताती है जो पूरी स्टोरी का स्केल बदल देता है। पूरे 1000 साल से वर्ल्ड रूट नाम की एक सत्ता गहरी नींद में थी, और अब वो फिर से जागने वाली है। बस यही एक लाइन पूरी कहानी को बदल देती है। ये कोई साधारण खंडहर नहीं है। ये ऐसी जगह है जो पूरे 1000 साल से इंतजार कर रही थी। इंतजार, ठीक एल्ड्रिक जैसे किसी इंसान का। धीरे धीरे वो विशाल पत्थर का गेट खुलने लगता है। उसके अंदर से एक प्रचंड सुनहरी रोशनी बाहर फैल जाती है। पूरा दृश्य किसी प्रलय जैसा दिखाई देता है। पूरे जंगल में एक भयानक दबाव फैल जाता है। मैजिकल बीस्ट्स हर दिशा में भागने लगते हैं। धरती एल्ड्रिक के पैरों के नीचे कांपने लगती है। यहां तक कि आसमान भी मानो पूरी तरह शांत हो जाता है। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया ने महसूस कर लिया हो कि कोई बेहद प्राचीन सत्ता वापस लौट आई है। एल्ड्रिक उस चमकती हुई रोशनी को घूरता रहता है। उसकी हर इंस्टिंक्ट उसे वहां से भाग जाने को कहती है। उस जगह की हर चीज बेहद खतरनाक महसूस होती है, लेकिन एक दूसरी ताकत उसे लगातार आगे खींच रही थी। ऐसी ताकत जो डर से भी ज्यादा मजबूत थी, तर्क से भी ज्यादा शक्तिशाली, मानो खुद किस्मत उसका नाम पुकार रही हो। और तभी वो रहस्यमयी आवाज आखिरी बार बोलती है, एक ऐसा संबोधन जो एल्ड्रिक के बारे में हमारी पूरी सोच बदल देता है। ना प्रिंस, ना हेयर, और ना ही ह्यूमन। वो आवाज उसे एक ऐसे टाइटल से पुकारती है जो आज तक किसी ने उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया था। एंटर माय एम्परर। इन आखिरी शब्दों के साथ सवालों की संख्या जवाबों से कहीं ज्यादा हो जाती है। आखिर ये प्राचीन सत्ता कौन है? वर्ल्ड रूट क्या है? जब पूरे किंगडम ने एल्ड्रिक को ठुकरा दिया, तो इसने उसे लास्ट ट्रू हेयर क्यों माना? और शायद सबसे बड़ा सवाल,
अगर 1000 साल से छिपी हुई ये जगह सिर्फ एल्ड्रिक का इंतजार कर रही थी, तो क्या उसका सिंहासन खोना सच में एक ट्रेजेडी था? या फिर वो एक ऐसे भाग्य की शुरुआत थी जो सिर्फ किंग बनने से कहीं ज्यादा महान था? इसी शानदार क्लिफहैंगर के साथ चैप्टर 9 समाप्त होता है। और अब एल्ड्रिक की कहानी सिर्फ अपना खोया हुआ किंगडम वापस पाने की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसी लेजेंड की शुरुआत बन जाती है जो एक दिन पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती है। जो कहानी एक ऐसे प्रिंस से शुरू हुई थी जिसने अपना सिंहासन खो दिया, अब वो सिर्फ सिंहासन की लड़ाई या राजनीतिक धोखे की कहानी नहीं रह जाती। इस चैप्टर में पहली बार पता चलता है कि एल्ड्रिक की किस्मत सिर्फ किंग बनने तक सीमित ही नहीं थी। एक ऐसी प्राचीन सत्ता के मुताबिक जो पिछले 1000 सालों से पूरी दुनिया को देख रही है। एल्ड्रिक का जन्म किसी बहुत बड़े मकसद के लिए हुआ था। चैप्टर की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पिछले चैप्टर का अंत हुआ था। वो रहस्यमय आवाज एक बार फिर एल्ड्रिक के दिमाग में गूंजती है, माय एम्परर। बस यही एक शब्द एल्ड्रिक को पूरी तरह उलझा देता है। कुछ ही दिन पहले उससे प्रिंस कहलाने का हक भी छीन लिया गया था, लेकिन अब धरती के नीचे छिपी एक प्राचीन शक्ति उसे एम्परर कहकर बुला रही है। यही बात इस पल को और भी खास बना देती है। जिस किंगडम ने उससे उसके सारे टाइटल्स छीन लिए, उसी दुनिया में पहली बार कोई ऐसी सत्ता सामने आती है जो उसे किंग से भी ऊंचा दर्जा देती है। एल्ड्रिक उस चमकते हुए गेट के सामने खड़ा रहता है। उस जगह की हर चीज खतरनाक महसूस हो रही थी। उसकी हर इंस्टिक्ट उसे यही कह रही थी कि अगर उसने इस गेट के अंदर कदम रखा तो शायद वो जिंदा वापस कभी नहीं लौटेगा। लेकिन तभी उसकी पुरानी यादें एक एक करके उसके सामने आने लगती हैं। उसे वो सिंहासन याद आता है जो उसका होना चाहिए था। उसे नकली प्रिंस लूसियन याद आता है। उसे वो पल याद आता है जब पूरा किंगडम लूसियन को अपना नया किंग बनाकर खुशियां मना रहा था। उसे अपनी मां याद आती है जिसने उसका साथ तक नहीं दिया। और आखिर में उसे अपने किंगडम के वो बंद होते हुए दरवाजे याद आते हैं जो हमेशा के लिए उसके पीछे बंद हो गए थे। बस इन यादों के बाद उसके मन की सारी हिचकिचाहट खत्म हो जाती है। एल्ड्रिक हल्का सा मुस्कुराता है, उम्मीद की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उसे डर भी नहीं लगता। बिना एक पल और सोचे वो उस प्राचीन गेट के अंदर चला जाता है। जैसे ही उसका पहला कदम गेट के अंदर पड़ता है, उसके आसपास की पूरी रियलिटी गायब हो जाती है। सब कुछ एकदम शांत। जब एल्ड्रिक दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को ऐसी जगह खड़ा पाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहां न आसमान था, न जमीन, न हवा, न कोई आवाज, सिर्फ चारों तरफ फैली हुई अंतहीन सफेद खाली जगह। और तभी उस अनंत खालीपन के बीच एक छोटा सा हरा अंकुर जमीन से निकलता है। पहली नजर में वो बिल्कुल मामूली लगता है, एक छोटी सी पत्ती, फिर दूसरी, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में वो अंकुर ऐसी रफ्तार से बढ़ने लगता है जो इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर थी। देखते ही देखते वो एक ऐसे विशाल वृक्ष में बदल जाता है जिसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। उसका तना पहाड़ों से भी बड़ा था। उसकी शाखाएं इतनी दूर तक फैली थीं कि एल्ड्रिक उन्हें पूरा देख ही नहीं पा रहा था। उसकी जड़ें पूरी सफेद दुनिया में फैली हुई थीं और उस वृक्ष का हर पत्ता चमकती हुई सुनहरी ऑरा छोड़ रहा था। उसकी मौजूदगी इतनी भव्य थी कि उसके सामने खड़े रहना भी मुश्किल हो गया। बिना सोचे एल्ड्रिक अपने आप एक घुटने पर बैठ जाता है। किसी ने उसे मजबूर नहीं किया, कोई आदेश नहीं दिया गया, लेकिन उसकी इंस्टिक्ट खुद समझ चुकी थी कि उसके सामने खड़ी ये सत्ता उसने आज तक जो भी देखा था उन सबसे कहीं ऊपर है। तभी वो विशाल वृक्ष पहली बार अपना परिचय देता है। आई एम द वर्ल्ड रूट, द ओरिजिन ऑफ ऑरा, द फर्स्ट लाइफ, द लास्ट विटनेस।
उसकी आवाज को शब्दों में बयान करना लगभग नामुमकिन था। वो न किसी आदमी जैसी थी और न किसी औरत जैसी। ऐसा लगता था मानो हजारों आवाजें एक साथ बोल रही हों। हिम्मत जुटाकर एल्ड्रिक एक सीधा सवाल पूछता है, उसे यहां क्यों लाया गया? लेकिन जवाब देने की बजाय वर्ल्ड रूट उसे अतीत की झलकियां दिखाना शुरू कर देता है। प्राचीन एम्परर्स, विशाल किंगडम्स, इतिहास बदल देने वाली वॉर्स, और फिर पूरे के पूरे एम्पायर्स जो समय के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं। इन सभी दृश्यों के बीच वर्ल्ड रूट एक ऐसा सच बताता है जो पूरी दुनिया भूल चुकी है। आज की दुनिया किंग्स की पूजा करती है, लेकिन वो एम्परर्स को भूल चुकी है। एल्ड्रिक स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं समझ पाता। तब वर्ल्ड रूट उसे और विस्तार से समझाता है। ऑरा, जो इस दुनिया की सबसे रहस्यमय शक्ति है, उसे कभी भी अलग अलग किंगडम्स के लिए नहीं बनाया गया था। उसे उस इंसान के लिए छोड़ा गया था जो पूरी दुनिया को एक कर सके। सिर्फ किसी किंगडम का शासक नहीं, बल्कि पूरी सिविलाइजेशन का शासक। पिछले 1000 सालों से वर्ल्ड रूट इंतजार कर रहा था। वो लगातार इंसानों को देख रहा था। उसने अनगिनत लोगों को परखा, लेकिन हर एक इंसान नाकाम रहा। ये सुनकर एल्ड्रिक हैरान रह जाता है। और फिर वो वही सवाल पूछता है जो निर्वासन के बाद से उसके मन में घूम रहा था। वाई मी? एल्ड्रिक कहता है, जब वो अपना ही सिंहासन नहीं बचा सका, तो वो एम्परर बनने के लायक कैसे हो सकता है? इस बार वर्ल्ड रूट बिना देर किए जवाब देता है। वो कहता है, एल्ड्रिक ने अपना हक नहीं खोया, उसने सिर्फ अपना सिंहासन खोया है। किंगडम ने उसे ठुकराया, दुनिया ने उसे ठुकराया, लेकिन उसका खून कभी उसे नहीं ठुकरा सकता। ये एक लाइन पूरी कहानी बदल देती है। हैरान होकर एल्ड्रिक अपने हाथों की तरफ देखने लगता है। तभी वर्ल्ड रूट वैलेरियस रॉयल फैमिली का सबसे बड़ा राज खोलता है। उनकी ब्लडलाइन में पहले एम्परर की आखिरी विरासत मौजूद है। किंग वैलेरियस को वो विरासत मिली थी, फिर एल्ड्रिक को मिली, लेकिन लूसियन को कभी नहीं मिली। यहीं से सारी बातें साफ हो जाती हैं। प्राचीन गेट ने सिर्फ एल्ड्रिक के खून पर ही प्रतिक्रिया क्यों दी? उसे लास्ट ट्रू हेयर क्यों कहा? और उसे प्रिंस नहीं, बल्कि एम्परर क्यों कहा? लूसियन सिंहासन चुरा सकता है, वो किंगडम को धोखा दे सकता है, वो क्राउन पहन सकता है, लेकिन एक चीज वो कभी नहीं चुरा सकता, एल्ड्रिक की ब्लड लाइन। इसके बाद वर्ल्ड रूट अपनी सोच बिल्कुल साफ कर देता है। वो किंग्स को नहीं चुनता, वो हीरोज को नहीं चुनता, वो सेंट्स को भी नहीं चुनता। वो सिर्फ एक इंसान को चुनता है, द एम्परर। फिर भी एल्ड्रिक जल्दबाजी नहीं करता। वो एक और सवाल पूछता है, अगर मैं मना कर दूं तो? वर्ल्ड रूट का जवाब हैरान कर देने वाला था। वो कहता है, अगर एल्ड्रिक मना कर देगा तो वो दोबारा सो जाएगा और दुनिया धीरे धीरे अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ती रहेगी। न कोई धमकी, न कोई जबरदस्ती, सिर्फ एक सच्चाई। कुछ देर की खामोशी के बाद एल्ड्रिक वो सवाल पूछता है जिसका हर व्यूअर इंतजार कर रहा था, तुम मुझे आखिर दे क्या सकते हो? तभी वर्ल्ड रूट की विशाल शाखाएं धीरे धीरे हिलती हैं। उसके ऊपर से एक चमकता हुआ छोटा सा बीज नीचे गिरता है। वो धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ एल्ड्रिक के हाथ पर आकर रुक जाता है। वो बीज बहुत छोटा था, लगभग एक कंचे जितना, देखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन उसके अंदर मौजूद ऑरा की ताकत मानो अनंत थी। वर्ल्ड रूट उसे फर्स्ट ऑरा सीड कहता है। अब यहां ज्यादातर व्यूअर्स यही सोचेंगे कि शायद अब एल्ड्रिक को तुरंत बहुत बड़ी पावर मिलने वाली है, क्योंकि फैंटेसी स्टोरीज में अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन वर्ल्ड रूट सबकी उम्मीदों को पूरी तरह पलट देता है। वो साफ कहता है कि वो एल्ड्रिक को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान नहीं बना सकता, वो उसके दुश्मनों से लड़ नहीं सकता, वो उसके लिए किंगडम्स जीत नहीं सकता, वो उसे कोई इंस्टेंट पावर नहीं देगा, न कोई मिरेकल, न कोई शॉर्टकट,
वो उसे सिर्फ ये बीज दे सकता है, एक संभावना। बाकी सब कुछ एल्ड्रिक को खुद हासिल करना होगा। वर्ल्ड रूट बताता है कि उसे इस बीज को कल्टीवेट करना होगा, उसे ग्रो करना होगा और अपनी मेहनत से खुद मजबूत बनना होगा। लेकिन इसके बाद आता है पूरे चैप्टर का सबसे डरावना सच। वर्ल्ड रूट कहता है, एक बात हमेशा याद रखना, ऑरा बारिश के पानी से नहीं बढ़ती। इतना कहते ही वर्ल्ड रूट की विशाल जड़ें गहरे लाल रंग से चमकने लगती हैं। पूरी सफेद दुनिया के सामने भयानक दृश्य उभर आते हैं। विशाल बैटलफील्ड्स, आपस में टकराती हुई आर्मीज, मरते हुए किंग्स, आग में जलते हुए एम्पायर्स। धरती गिरे हुए लोगों की ऑरा को अपने अंदर समा लेती है और वही लाल ऊर्जा वर्ल्ड रूट की जड़ों में बहने लगती है। इस बार उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा भारी हो जाती है। ऑरा, जिस ताकत की तलाश एल्ड्रिक कर रहा है, वो सिर्फ एक चीज से बढ़ती है, वॉर। ना शांति, ना मेडिटेशन, ना दयालुता, सिर्फ वॉर। एल्ड्रिक के हाथ में रखा छोटा सा सुनहरा बीज धीरे धीरे चमकने लगता है। उसे देखते ही एल्ड्रिक को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। अगर उसे ताकत चाहिए, अगर उसे बदला चाहिए, अगर उसे अपना सब कुछ वापस चाहिए, तो वो लड़ाई से कभी नहीं बच सकता। उसे खुद संघर्ष पैदा करना होगा। एम्परर बनने का रास्ता डिप्लोमेसी या माफी से नहीं बनता, वो बनता है बैटलफील्ड्स पर, गिरते हुए किंगडम्स पर और कभी खत्म न होने वाली वॉर्स पर। चैप्टर के आखिर तक एल्ड्रिक समझ चुका था कि इस ताकत की कीमत क्या है। अगर उसे अपना सब कुछ वापस चाहिए, अगर वो पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाना चाहता है, तो उसे एक ऐसे भविष्य को अपनाना होगा जो लगातार युद्धों से भरा होगा। और इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे के साथ चैप्टर 10 खत्म होता है। वर्ल्ड रूट ने एल्ड्रिक को कोई अजेय हथियार नहीं दिया, उसने उसे एक डेस्टिनी दी है। एक छोटा सा बीज जिसके अंदर अनगिनत संभावनाएं छिपी हैं। लेकिन उसे खिलाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वॉर। अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि एल्ड्रिक कितना ताकतवर बनेगा, बल्कि क्या वो उस भयानक कीमत को चुकाने के लिए तैयार होगा जो दुनिया द्वारा भुला दिए गए एम्परर बनने के लिए जरूरी है।